गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ चुके थे गणराज्य तक। ठीक है, गणराज्य में से भारतीय गणराज्य का जो आदर्श के लिए जो 4 मुख्य पॉइंट है, इस सबको याद रखोगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, चौथा में भ्रातृत्व, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके। ये सब कहाँ है? ये सब हम लोगों का प्रस्तावना में है। तुम लोग जो संविधान का प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना जो प्रत्येक एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ रहता है, इंग्लिश वाला बुक में इंग्लिश में दिया रहता है, बाकी सब में हिंदी वाला में हिंदी में रहता है, तो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार क्या कहता है। अधिकार वे स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तिगत और सामान्य हित के लिए अनिवार्य है। तो मौलिक अधिकार में एक प्रकार का अधिकार है जिसमें व्यक्तिगत और सामान्य हित के लिए अनिवार्य है। संविधान के अंतर्गत अधिकारों गारंटी प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकार में हम लोगों का व्यक्तिगत और सामान्य हित के लिए जो अनिवार्य है वो हमारे भारतीय संविधान में गारंटी प्रदान करता है। वो सब लिखित रूप से उपस्थित है और उसी का उपयोग करते हुए हम लोग कोई भी चीज़ को अपने जो पर्सनल दावा यानी व्यक्तिगत, उसको सामान्य हित के लिए, उसका अधिकार के लिए हम लोग लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा है तीसरा खंड, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। हमारे संविधान का जो आत्मा है वो तीसरा खंड है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये अधिकार मौलिक है क्योंकि इसका समावेश भारत का मूल कानून संविधान में किया गया है तथा इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। कोई भी सरकार इन अधिकारों की कटौती नहीं कर सकती, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपना पार्टी ये सरकार हो, परंतु वो इस अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा अपना सरकार बनाया हो, चाहे गठबंधन सरकार हो, चाहे अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े पार्टी में कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी हो, क्षेत्रीय दल का हो, परंतु ये सभी सरकार कानून को कटौती नहीं कर सकती। यद्यपि इनमें संवैधानिक संशोधन, हाँ, यदि लगता है कि ये जो कुछ कानून बनाए गए हैं उसको संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसे कटौती नहीं कर सकते। परंतु बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक संकट की स्थिति में जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो हम लोग का देश में यदि बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक संकट उत्पन्न हो जाता है, वैसे स्थिति में जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सबसे पहले उसको ध्यान दिया जाता है और उस मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए जाते हैं उस समय के लिए। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक बद्धता के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो जो मसला होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक बाध्यता, इसको छोड़ के पहले जो आंतरिक मसला होता है उसको सुलझाया जाता है। उसके बाद जो बाह्य आक्रमण, जैसे बीच बीच में तुम लोग देखते रहे हो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो क्या होता है, एक प्रकार का बाह्य आक्रमण। फिर कभी चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण होता है, तो इस प्रकार के बाह्य आक्रमण की स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे देश में आंतरिक मसला होता है, जैसे कि हमारे देश में कुछ एक साल पहले, तुम लोग 1.5 साल पहले 2019 में देखो, धारा 370 को हटाना, ठीक है, धारा 370 को हटाना जो कश्मीर पे लागू था, हमारे देश स्वतंत्र जब हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद से वो मसला फंसा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या बीजेपी सरकार ने धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया। साथ ही साथ और क्या, यहाँ जो राम मंदिर विवाद और बाबरी मस्जिद, ठीक है, अयोध्या का जो राम मंदिर है और बाबरी मंदिर का जो विवाद है, ये क्या है, हमारे देश का आंतरिक मसला है। इसमें देखो विभिन्न जाति धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम का जो बेसिक तौर पे ये मसला था, उस मसला को शांत करने के लिए क्या होते, विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष देते थे। मुस्लिम अपने पक्ष की बात करते थे, हिंदू अपने पक्ष की बात करते थे, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो अपना आंतरिक मसला था। परंतु ये जितने भी तरह के जो आंतरिक इस प्रकार के जो भी मसले होते हैं, ठीक है, इस सब को छोड़ के यदि बाह्य आक्रमण होता है तो सबसे पहले बाह्य आक्रमण को शांत किया जाता है, ठीक है।
और जहाँ पर व्यक्तिगत की बात होता है, ठीक है। अब यदि आंतरिक मामला ही बहुत ज़्यादा हो गया है और उसमें यदि हम अपना व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ के लिए जो भी हक होता है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो इसको भी कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है और सबसे पहले जो देश का आंतरिक मसला होता है उसको सुलझाया जाता है। लेकिन आंतरिक से भी जब किसी बाह्य आक्रमण होता है तो इसको भी छोड़ दिया जाता है, आंतरिक मसला को, और सबसे पहले बाह्य आक्रमण पर ध्यान दिया जाता है कि उसको हम किस तरह से सोल्व करें। जैसे तुम लोग पुलवामा अटैक, जिस तरह से बालाकोट वाला जो हमला हुआ था, इस तरह का जो हमला होता है, वैसे स्थिति में जब राष्ट्र हित की बात होती है तो आंतरिक मसला को छोड़ के उसके लिए देश को आगे सोचना पड़ता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है। और हम लोग हमेशा से देखते रहे हैं कि कभी पाकिस्तान तो कभी चाइना हमारे देश पे आक्रमण करते रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग समझ गए संविधान के आत्मा का तीसरा खंड में नागरिक अधिकार को किस तरह से, कब, कैसे सिचुएशन के आधार पे उसको तत्काल के लिए स्थगित कर देते, बाद में जब वो सुलझ जाता है तो उसका जो बेसिक चीज़ होती है उस पर फिर हम लोग चले आते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हैं, बोल रहे मूल संविधान ने संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में माना गया था। तो जब संविधान बना था, ठीक है, उस समय अभी हम लोग का देश में जो बेसिक रूप से मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो शुरू में जब मौलिक अधिकार बना था ना, उस समय संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अभी हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्रता, ये समता का अधिकार जिसको हम लोग समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का के जो 6 मौलिक अधिकार है हम लोगों का, ठीक है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो कौन कौन है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे देश में क्या क्या है, पहला समता का अधिकार, ठीक है, समता जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, ठीक है। इसी तरह से तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार हमारे देश में जो 6 मौलिक अधिकार अभी हैं, तो उस समय जो 7वां मौलिक अधिकार के रूप में था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अभी कितना मौलिक अधिकार है हमारे देश में, हमारे देश में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन, पहला में समता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पांचवा में है हम लोगों का शोषण का विरुद्ध अधिकार, और छठा में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार हमारे देश में अभी है। और उस समय, जिस समय हमारे देश में संविधान बना था, यानी 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस समय 7वां में क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार को संविधान के, देखो, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार माना गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। तो हमारे देश में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें से 44वें संविधान संशोधन जब हुआ, उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और वर्तमान में अभी हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार है। अब वह अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार न रहकर मात्र एक विधिक अथवा कानून अधिकार, तो वह क्या रह गया, मौलिक अधिकार न रह के विधिक अथवा कानूनी अधिकार
हो गया है। संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखोगे, जो संविधान का हम लोगों का 7 मौलिक अधिकार था, उसमें से संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत हटाया गया है, ये पूछेगा। ठीक है, यानी संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, 7वां अधिकार जो था उसको हटाया गया। और उसका सिर्फ क्या है, उसका अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार न रहकर क्या बन गया है अब, विधिक अथवा कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार उसको दिया गया है। अब देखो, मौलिक अधिकार का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया गया है। तो समानता का अधिकार, पहला वाला। ठीक है, समानता का अधिकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी इसका कल डिस्कस कर चुके थे कि समानता का अधिकार राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। भारतीय समाज में विविधताएं विद्यमान होने के कारण संविधान निर्माता का समानता का अधिकार प्राथमिकता दी है। तो हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो विविधताएं थी, ऊंच नीच, जात पात, इस तरह का बहुत छुआछूत, बहुत तरह का जो इशू है हमारे समाज में, इसको देखते हुए संविधान निर्माता जो थे हम लोग के यहाँ जितने, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और ऐसे बहुत सारे, नेहरू लोग जो थे, पंडित नेहरू, ऐसे बहुत सारे सदस्य थे, 389 टोटल सदस्य। तो उनमें से जो भी वार्तालाप हुआ तो उसमें से विभिन्न जाति धर्म के लोग वहाँ पर, सभी नीच जाति उच्च जाति, सभी धर्म सभी कास्ट के लोग संविधान सभा में थे। तो वे सभी को अपने देखते हुए संविधान निर्माता क्या समानता अधिकार को प्राथमिकता दी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को क्या क्या अधिकार दिया गया है, इस पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग देखो, बुक में देख लेना। समस्त नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। तो कानून की नज़र में जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान है। किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समस्त नागरिकों को कानूनी दृष्टि से समान माना गया है और किसी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग भेद या जन्म स्थान के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, दुकान और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हो, उस पर रोक नहीं लगा सकते। हम लोग देखते हैं आज भी गाँव के रूढ़िवादी में कि निम्न कास्ट के लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं घुसने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो निम्न कास्ट के लोग हैं। कुआं में, नल में, तालाब में जाने के नहीं दिया जाता है, उसको वर्जित रखा जाता है। तो इस प्रकार का जो इशू हमारे देश में थे, जो सामाजिक इशू थे, मुद्दा थे, इसको देखते हुए क्या बनाया गया कि किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति, जो सार्वजनिक चीज़ है, सरकारी चीज़ है, चाहे सरकारी नल हो, सरकारी कुआं हो, सरकारी तालाब हो, ऐसे क्षेत्र में उसे जाने से, या मनोरंजन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा पाठ जो भी हो, इस तरह का भजन कीर्तन जो भी हो रहा हो, वैसे स्थिति में उसको प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तीसरा, सरकारी सेवाओं के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। तो जितने भी सरकारी सेवा है, ठीक है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, ठीक है, वैसे क्षेत्र में क्या किया जाएगा, उसको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। परंतु सरकार कुछ पदों पर, उसमें से कुछ विशेष पोस्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। फिर भी सरकार ने अनुसूचित जाति, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए कुछ आरक्षण दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कुछ दिया हुआ है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के व्यवहार को पूर्ण निषेध किया गया है। तो किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को निषेध किया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अस्पृश्यता व्यवहार करता है, छुआछूत की भावना रखता है, तो उसे कारावास या आर्थिक जुर्माना या दंड किए जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को जाति धर्म के नाम पे आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो एससी एसटी एक्ट धारा के तहत
यदि वो कोर्ट जाता है तो आपको उसमें कारावास या तो आर्थिक जुर्माना या दंड दिए जा सकते हैं, ये प्रावधान है। इसीलिए किसी भी निम्न कास्ट के व्यक्ति को उसके जाति के नाम पे प्रताड़ित नहीं किया जाता है या छुआछूत की भावना से, ठीक है। 5 नंबर में देखो, राय बहादुर राय साहब जिसकी समस्त पुरानी उपाधियों की समाप्त कर दिया। तो तुम लोग और एक चीज़ यहाँ पर समानता का अधिकार के तहत पहले क्या था कि विभिन्न प्रकार का जो हम लोग नाम के पहले लगाते थे, जैसे कि राय बहादुर हो, राय साहब हो, समस्त पुरानी उपाधि समाप्त कर दिए गए। तुम लोग आज भी देखते हो किसी भी व्यक्ति के नाम पे आगे उपाधि लगना, जैसे हम लोग आज देखते हैं कि श्री श्री रविशंकर, इस तरह का जो भी कुछ थोड़ा अच्छा ये ज्ञानी पंडित रहता था तो उसके आगे डॉक्टर लगा देना, श्री श्री लगा देना, श्री राय साहब लगा देना, समस्त जो पुरानी उपाधि दे देते थे हम लोग। कोई अच्छा काम कर देता था तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा उपाधि दिया जाता था। तो किसी प्रकार का यदि हम लोग भी देखते हैं श्री श्री रविशंकर, ऐसे कुछ उपाधि दिए जाते हैं ना, जैसे बाबा लोगों को उस तरह से कोई महान व्यक्ति यदि कुछ ऐसे काम कर जाते हैं तो उसको उपाधि दिया जाता था। इस प्रकार का जो उपाधि देने का जो ये था संविधान में, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। राय बहादुर हो, राय साहब हो, श्री श्री, पद्मश्री, इस तरह का जितने भी जो उपाधि दिया देता था डायरेक्टली उसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्य व्यक्तियों को ऐसे कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, परंतु यदि सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री जैसी उपाधि प्रदान करने का उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयुक्त माना गया, यदि सरकार के द्वारा उससे कुछ ऐसे पुरस्कार मिलते हैं, जैसे पद्मश्री पुरस्कार हो, भारत रत्न हो, इस तरह का जो प्राइज सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसके लिए वो उपाधि उसको मिल सकता है। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार में मुख्य रूप से 5 पॉइंट हो गया। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखो, अनुच्छेद 19 से 22 में 6 विभिन्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये भी याद रखो कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। पहला पॉइंट देखो, विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता यानी तुम विचार कर सकते हो और तुम अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हो, ये बोल सकते हो, किसी के सामने कोई भी सभा हो, संगठन में जाके तुम बोलने का स्वतंत्रता है, कहीं भी अपने सभा का आयोजन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सभा का आयोजन करके हम कहीं भी उस पर दंगा फस्ता करवाएं, ऐसा नहीं। अपना विचार तुम रख सकते हो कहीं भी, और व्यक्ति का ये जो स्वतंत्रता होना चाहिए। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से बिना शस्त्र के साथ सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण ढंग से बिना शस्त्र के साथ तुम सभा सम्मेलन कर सकते हो। तीसरा, समुदाय अथवा संघ का निर्माण करना। कोई भी समुदाय अथवा संघ का गठन कर सकता है आदमी। फिर देखो, भारतवर्ष के सीमा में स्वतंत्रता रूप से भ्रमण और विचरण कर सकता है। भारतवर्ष हमारे देश के अंदर किसी भी जगह पे हम स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं। 5वां, भारत में कहीं भी निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता है। पहले हम लोग देखते थे कि जम्मू कश्मीर में ना तो हम बच सकते थे, ना ही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे, परंतु अभी जो धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पर भी हम निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, ठीक है, क्योंकि उतना दिन यहाँ जो लिखा हुआ है भारत में कहीं भी निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता। अब पूरा भारत में हम कहीं भी ज़मीन खरीद के अपना घर बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखो, कोई भी व्यापार अथवा कारोबार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो हम भारत की किसी भी जगह पे हम अपना व्यापार, कारोबार अथवा व्यवसाय कर सकते हैं। सरकार सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर सकती है तथा आपातकाल के दौरान सारी स्वतंत्रताएं स्थगित। यदि हमारे देश में कुछ ऐसे आपातकाल हो जाता है, ठीक है, जैसे बाहरी आक्रमण या आंतरिक मसला, तो ऐसे स्थिति में इस तरह का स्वतंत्रता को उस समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब देखो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ही है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण, इसी के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार के कुछ अन्य अधिकारों को भी गारंटी प्रदान करता है, जैसे कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के
का मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। यदि अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यदि कोई व्यक्ति को अचानक देखते हो कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे गिरफ्तार किया जाता है बिना वजह, शक के आधार पे, तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। उसे यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद के अधिवक्ता, यानी अपने पसंद का वो कोई भी एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में अपना बचाव कर सके। किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार कर लेने के बाध्य नहीं किए जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जबरन अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात संघ के विरुद्ध गवाही देने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो उसमें हम लोग गवाही के लिए क्या करते हैं कि सीधे कहीं से आदमी को उठा के ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उस तरह से हम किसी भी व्यक्ति पर जबरन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग विधि यानी कानून का शासन। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग का पेज 9 और 10 नहीं है मेरे बुक में। ठीक है, मेरे बुक में पेज 9 और 10 फटा हुआ है, इसीलिए तुम लोग अपना बुक में पेज 9 और 10 पढ़ लेना। आगे विधि या कानून का शासन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।